This video is for educational purpose and is not intended to hurt anyone's sentiments. The video source includes all the resources available on the internet for general public. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप सब देख रहे हैं रहस्य खुलासा चैनल को। तो आज का क्राइम थ्रिलर हाल ही में हुए उज्जैन रेप केस के बारे में है, जिसने सारी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। और आज इस क्राइम केस को सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इंसानियत जिंदा है भी या नहीं। और ये केस हमें रियलाइज भी कराएगा कि हमें सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए, और अगर हमारे आजू बाजू किसी को मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद तुरंत करनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता कि वो किस स्थिति से गुजर रहा। तो चलिए आज का क्राइम थ्रिलर शुरू करते हैं। तो 25 सितंबर 2023 को सुबह करीब 9:30 बजे बड़नगर एमपी में स्थित डांडी आश्रम के संचालक राहुल शर्मा किसी काम से आश्रम से बाहर निकलते हैं कहीं पर जाने के लिए। तो वो देखते हैं कि एक लड़की 12 से 15 साल की उनके आश्रम के सामने से गुजर रही थी, और उसने स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी और कमर के नीचे से उसका स्कूल ड्रेस फटा हुआ था और वो लड़खड़ाते हुए चल रही थी। बहुत थकी हुई दिखाई दे रही थी, आंखों में सूजन थी, पैरों में खून के निशान, और बहुत डरी और सहमी हुई लग रही थी। तो राहुल ने पहले तो उसे अपने ऊपर के वस्त्र, जो कि साधु लोग अक्सर पहनते हैं, उसे निकालकर उसे उड़ाया और फिर उसे आश्रम के गेट पर बैठाया। वह इतनी घबराई हुई थी कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। राहुल ने उसके घर के बारे में पूछा तो उसने कुछ बोला, लेकिन राहुल को भाषा समझ नहीं आई। फिर राहुल ने इशारा करते हुए खाने के लिए पूछा तो उसने हाँ कह दिया। उसके बाद राहुल ने आश्रम में बना नमकीन दलिया उसे खाने को दिया। उससे उसके माता पिता के बारे में पूछा, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकी। राहुल ने फिर पूछा उसकी हालत किसने की, तो भी वह कुछ बोल नहीं सकी। करीब 40 मिनट हो गए। फिर राहुल ने महाकाल थाने और डायल 100 को फ़ोन किया। इस दौरान वहां कुछ लोग और अधिकारी भी आ गए। लोगों को देखकर लड़की डर गई। वह राहुल के पीछे आकर छिपने की कोशिश करने लगी। राहुल ने उसे सांत्वना दी। उसका डर थोड़ा कम हुआ। लड़की को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हालत बिगड़ने पर उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उस लड़की के साथ रेप की पुष्टि की। अब क्योंकि उसका रेप हुआ था और बाद में जांच हुआ तो पता चला कि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पूरी तरह से डैमेज हो गए थे और वो डरी सहमी और पूरे बदहवास हालत में थी। तो जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बस अपना नाम और अपने पापा और दादा का नाम बता पाती है, और भी बातें बताने की कोशिश करती है, बट उसकी भाषा अलग थी जो कि उज्जैन पुलिस को समझ नहीं आ रही थी। फिर पुलिस उसे और परेशान नहीं करती और उसके बाद उसको इलाज के लिए भेज दिया जाता है। फिर पुलिस अपनी कार्रवाई चालू करती है। अब जो शुरुआती एफआईआर पुलिस ने दर्ज की, उसमें उन्होंने ये लिखा कि लड़की की उम्र लगभग 12 साल है और ये उज्जैन के मंदिरों के आसपास रहती है। इसके साथ किसी ने जोर जबरदस्ती की और इसके कपड़े फट गए और इसके साथ गलत काम किया। उसके बाद ये लड़की बेहोश हो गई और फिर जब इसकी सुबह आँख खुली तो इसने लोगों से मदद मांगी। तो लोगों ने इसको कपड़े दिए और फिर पुलिस को बुलाकर इस मामले की जानकारी दी। खैर, जब पुलिस को ये पता चला कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है तो पुलिस ने एक एसआईटी टीम फॉर्म की और उसको जांच पर लगा दिया। तो इधर एसआईटी टीम अपनी जांच कर ही रही थी
कि तभी एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है। फुटेज में एक लड़की सोमवार को आधे अधूरे कपड़ों में सांवरा खेड़ी सिंहस्थ बाईपास की कॉलोनियों में 3 घंटे तक भटकती रही। फुटेज में वो लड़की लहूलुहान हालत में तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी में घूमती और लोगों से मदद मांगती नजर आ रही थी। पुलिस ने जब इस सीसीटीवी फुटेज में मौजूद लड़की का फोटो, जो लड़की उनको आश्रम के बाहर से मिली थी, उससे मिलाई तो उन दोनों का चेहरा मिल जाता है। तो फिर पुलिस कंफर्म थी कि ये सीसीटीवी फुटेज उसी लड़की का है और ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए बहुत बड़ा क्लू था, जिसके बेसिस पे ये केस अगले 2 से 3 दिन में ही सॉल्व हो जाता है। तो जिस एरिया का ये फुटेज था, पुलिस उसके आसपास के एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो एक फुटेज में पुलिस को एक ऑटो दिखा जिसमें एक इंसान इस लड़की के साथ नजर आता है। तो पुलिस उस ऑटो नंबर की मदद से उस ऑटो वाले को मंगलवार को ही खोज निकालती है और उसका ऑटो और मोबाइल जब्त कर लेती है। और इस ऑटो वाले का नाम राकेश मालवीय था और पुलिस वालों का पहला शक राकेश पर ही जाता है, क्योंकि एक तो उसके ऑटो से खून के धब्बे मिले थे और दूसरा पुलिस को पता चलता है कि ऑटो वाला अश्लील फिल्म देखने का शौकीन था और उसके मोबाइल में कुछ अश्लील फिल्में भी मिली थी। और जब पुलिस उसके मोबाइल की ब्राउज़र हिस्ट्री निकालती है तो उसमें पता चलता है कि वह डेड बॉडी के साथ सेक्स करने का आइडिया भी खोजता रहता था। मैं तो हैरान हूँ कि लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। खैर, जब पुलिस वालों ने उससे कड़ी पूछताछ की तो बताता है कि उसने उस लड़की को जीवन खेड़ी के पास से बैठाया था और कुछ घंटे बाद हटकेश्वर मार्ग पर उतार कर चला गया था, क्योंकि उस लड़की के पास पैसे नहीं थे। पर उसने ये बताया कि उसने उस लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं किया। अब तक ये खबर मीडिया में आ चुकी थी, तो ये खबर कुछ अखबारों में उसकी स्कूल ड्रेस वाली फोटो धुंधली सी छपी थी। इस फोटो को बच्ची के गांव के एक व्यक्ति ने देखा तो उसे संदेह हुआ। वह अखबार लेकर बच्ची के घर पहुंचा, उसके दादा को दिखाया। फोटो देखते ही उन्होंने अपनी पोती को पहचान लिया। इसके बाद वे जैतवाड़ा थाने पहुंचे, वहां अखबार का टुकड़ा दिखाया। इसके बाद जैतवाड़ा पुलिस सक्रिय हुई। उसने उज्जैन पुलिस से संपर्क किया। घर वालों का दावा सच निकला। इसके बाद जैतवाड़ा पुलिस ने जिले के अधिकारियों को खबर दी और परिजन को साथ लेकर उज्जैन रवाना हुई। खैर, पुलिस वाले और भी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे थे और एक बात और थी कि इस लड़की का रेप सुबह 3:15 से 6 के बीच में हुआ था, क्योंकि सुबह लगभग 3:15 के आसपास की फुटेज में ये बच्ची बस स्टैंड पर सही सलामत थी। पुलिस ने अपने मुखबिरों से भी पूछताछ की तो उनको पता चला कि ये बच्ची उज्जैन बस स्टैंड से 4 अलग अलग ऑटो में बैठी थी, पर क्योंकि किराया ना होने के कारण सभी ऑटो वाले इसको थोड़ा आगे ले जाकर उतार देते थे और फिर लास्ट में भरत सोनी नाम के एक व्यक्ति के ऑटो में, जिसके पीछे अर्जुन लिखा था, उसमें बैठकर कहीं चली जाती है। उसके बाद से इसको नहीं देखा गया। फिर पुलिस भरत सोनी को उसके घर से गिरफ्तार करती है और उससे कड़ी पूछताछ की जाती है। तो वो अपने गुनाह कबूल कर देता है और वो बोलता है कि उसने बच्ची को रात में रेलवे स्टेशन के सामने से अपने ऑटो में बैठाया था। वो उसे जीवन खेड़ी ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ रेप किया और उसके बाद वो उसको वही छोड़कर भाग जाता है। जिसके बाद वो लड़की एक दूसरे ऑटो वाले को रुकवाती है, जिसका नाम राकेश मालवी था, और वो उस लड़की को अपने ऑटो में जीवन खेड़ा से बिठाकर
हटकेश्वर मार्ग स्थित तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी के बाहर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उस लड़की के पास पैसे नहीं थे। उस समय सुबह के 6 या 6:15 हो रहे होंगे। उसके बाद वो लड़की तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी में घूमती रहती है, लोगों से मदद भी मांगती है, बट कोई भी उसकी मदद नहीं करता। लोगों का कहना था कि लोग उसके कपड़े और पैरों में खून देखकर डर गए थे, इसलिए लोगों ने उसकी मदद नहीं की। ऐसे ही करीब 3 घंटा मदद मांगते मांगते वो तिरुपति ड्रीम से होते हुए मधुबन रिजॉर्ट, उज्जैन रिंग रोड प्लाजा होते हुए दांडी आश्रम पहुंचती है, जहां पे उसकी मदद राहुल शर्मा करता है, जो कि किसी काम के चलते उस समय आश्रम से बाहर जा रहा था, जो कि उस लड़की के लिए फरिश्ता बनकर आया। तो ऐसे सॉल्व हुआ ये पूरा केस। अब आइए जानते हैं पुलिस की कुछ लापरवाही, जो अगर पुलिस ना करती तो शायद बच्ची का रेप ना हुआ होता और गुनहगार और भी जल्दी पकड़ा गया होता। पहला, सतना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने में 24 घंटे लगा दिए। उज्जैन की रेप विक्टिम सतना जिले की रहने वाली है। वह रविवार सुबह 10 बजे घर से निकली थी। उसके 60 वर्षीय दादा रात 10 बजे जैतवाड़ा थाने में गुमशुदगी की शिकायत करने पहुंचे। उस पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर श्वेता मौर्य ने घर वालों को खुद ही तलाश करने की सलाह देकर 24 घंटे बाद आने को कहा। दादा रिश्तेदारों के साथ पोती को रात भर सतना रेलवे स्टेशन और आसपास तलाशते रहे। सोमवार को फिर थाने पहुंचे, तब जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जबकि सुप्रीम कोर्ट और सरकार का सख्त निर्देश है कि बच्चों के मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस घरवालों को भटकाती रही। तो आप सोचिए, अगर पुलिस तुरंत एक्टिव हुई होती तो रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे बढ़ी होती तो शायद लड़की के साथ ऐसा नहीं होता। दूसरा, उज्जैन में रेप की खबर आने के बाद भी जैतवाड़ा पुलिस सक्रिय नहीं हुई। सतना पुलिस ने 25 सितंबर को गुमशुदगी दर्ज करने के बाद भी आगे पड़ताल ही नहीं की। उज्जैन में रेप का मामला सामने आने के बाद भी सतना पुलिस सक्रिय नहीं हुई, जबकि ये भी खबर आ चुकी थी कि रेप विक्टिम स्कूल ड्रेस में है और उसकी बोलचाल की भाषा यूपी से सटे जिलों वाली है। सतना, सीधी, रीवा, सिंगरौली में भी यूपी के बॉर्डर एरिया के गांव वाली भाषा बोली जाती है। तो ये जैतवाड़ा पुलिस वालों की नाकामयाबी और आलसपन का सबूत था, जिसकी वजह से उज्जैन पुलिस को और मशक्कत करनी पड़ी गुनहगार को पकड़ने के लिए। उज्जैन पुलिस ने अगर रिकॉर्ड खंगाला होता तो गुमशुदा बच्ची का उनको क्लू मिल जाता। उज्जैन में रेप के बाद पीड़िता 8 किलोमीटर तक रोड पर पैदल चलती रही। पुलिस तक पहुंची तो उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। वह बदहवासी के आलम में थी। बावजूद उसने पुलिस को अपना नाम, पिता का नाम और बाबा का नाम ठीक ठीक बताया था। उसकी बोली भाषा बघेलखंड के जिले जैसी थी, लेकिन पुलिस उसके प्रयागराज होने के भ्रम में रही। पुलिस ने अगर CCTANS डेटाबेस को खंगाला होता, जिसमें तमाम मिसिंग रिपोर्ट और क्रिमिनल के बारे में जानकारी सेव होती है, तो मिसिंग रिपोर्ट्स में इस बच्ची का पूरा प्रोफाइल मिल गया होता और बच्ची को भी उसके घर वाले जल्दी मिल गए होते। चौथा, बच्ची बदहवास थी। पुलिस ने उसे बड़नगर उज्जैन का बता दिया। उज्जैन के महाकाल थाने में बच्ची के साथ रेप की जो FIR दर्ज हुई थी शुरुआती जांच के वक्त, उसमें उसे भिखारी और पागल बताया गया है। बिना इन्वेस्टिगेशन के ही पुलिस इस दावे पर पहुंच गई थी कि वो बड़नगर उज्जैन की रहने वाली है। उसके पिता और बाबा का नाम एक साथ पिता के तौर पर दर्ज कर दिया गया था। FIR में इस बात का भी जिक्र है कि विक्टिम उज्जैन के मंदिरों के
आसपास घूमती रहती है और लोगों से मांग कर खाती है, जबकि सच ये था कि वह रविवार देर रात उज्जैन पहुंची थी, जिसके बाद उसके साथ वो सब हुआ। पांचवा, स्कूल ड्रेस के बावजूद पुलिस पता नहीं लगा पाई। आरोपी को तलाशने पुलिस ने 400 से अधिक कैमरे खंगाल डाले। वह एक कैमरे में स्कूल ड्रेस में दिख रही है, मतलब साफ था कि वह छात्रा है। बावजूद इसके पुलिस ने उसके स्कूल का पता लगाने की कोशिश नहीं की। यदि ऐसा किया होता तो उसके स्कूल का पता चल सकता था और जल्दी ही वो अपने घर वालों के साथ होती, पर पुलिस ने खोजने की जगह इस लड़की को भिखारी घोषित कर दिया था अपने एफआईआर में। अब आइए जानते हैं कि बच्ची उज्जैन तक क्यों और किस परिस्थिति में पहुंची। बच्ची के पिता का कहना था कि लड़की 8वीं कक्षा में पढ़ती है और उसके दोस्तों का संडे को ओलंपियाड परीक्षा था। सेंटर मझगवा एक जगह है, वहां पर था। गांव से एक ऑटो 8 लड़कियों को लेकर सुबह सुबह रवाना हुआ था। लड़की भी ऑटो में बैठ गई थी, लेकिन इसकी परीक्षा न होने से ऑटो वालों ने इसे उतार दिया था। इसके बाद वो पैदल ही मझगवा के लिए निकल गई। रास्ते में गेहूं पिसवा कर लौट रहे इसके दादा की नज़र इस पर पड़ी तो उसे घर वापस ले आए। 10 बजे के लगभग वो बकरी चराने निकल गए। इसके बाद पीड़िता भी स्कूल ड्रेस में घर से निकल गई थी और वो बहुत नाराज थी क्योंकि उसको उसके दोस्तों के साथ नहीं जाने दिया गया था। पूरे दिन घर वालों को उसके बारे में पता नहीं चला। वह स्कूल भी जाती थी तो शाम को 4:30 बजे लौट आती थी। शाम 6 बजे जब दादा बकरियां चरा कर लौटे तो पोती के बारे में पता किया। उसके नहीं लौटने पर गांव में तलाशने लगे। उसकी सहेलियों से भी पूछा। इसके बाद रात 10 बजे पीड़िता के मामा को साथ लेकर जैतवाड़ा थाने शिकायत करने पहुंचे। वहां से सतना स्टेशन भी गए। पूरी रात तलाश करते रहे, कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने भी गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जांच नहीं की और बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि लड़की मानसिक रूप से कमजोर है। अब सबसे बड़ा सवाल, बच्ची उज्जैन कैसे पहुंची? सतना से उज्जैन के बीच शिप्रा एक्सप्रेस चलती है। उसकी टाइमिंग भी रविवार सुबह 11 बजे की ही है। सतना एएसपी शिवेश सिंह बघेल के मुताबिक बच्ची शायद इसी ट्रेन से उज्जैन पहुंची होगी। जैतवाड़ा रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। ट्रेन के उस दिन आउटर पर रुकने की बात भी सामने आई है। अभी पुलिस उज्जैन रेलवे स्टेशन की फुटेज खंगाल रही है। इससे पता चलेगा कि वह इसी ट्रेन से पहुंची थी या दूसरी ट्रेन से। इस ट्रेन की टाइमिंग रात 11 से 12 बजे पहुंचने की है उज्जैन, तो 95% लड़की इसी ट्रेन से पहुंची होगी। बट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। इस समय बच्ची खतरे से बाहर है और स्टेबल है। आरोपी भरत सोनी की बात करें तो उसको थर्सडे 28 सितंबर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। गुनाह कबूल करने के बाद पुलिस जब उसको क्राइम स्पॉट पे लेकर गई कोई बचे हुए सबूत इकट्ठा करने, तो उसने वहां से भागने की कोशिश की और पुलिस वालों पर पथराव भी किया, जिससे 2 पुलिस वाले घायल हो गए। बट कुछ दूर भागने के बाद वो एक गड्ढे में गिर जाता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है। फिर तमाम सबूतों के साथ पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती है, जहां जज उसकी हालत को देखते हुए पहले उसका इलाज 7 दिन के अंदर करवाने को पुलिस को हिदायत देती है और वो फिलहाल के लिए 24 घंटे पुलिस कस्टडी में ही रहेगा। फिर 7 दिन के बाद उसकी कोर्ट में फिर से पेशी होगी। जब भरत सोनी के पिता को ये बात पता चली तो देखिए उन्होंने क्या कहा। और अगर उसने करा है तो उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे वो मेरा बच्चा हो या वो किसी का भी बच्चा हो, क्योंकि बच्ची वो मेरी भी तो हो सकती थी। मेरी बच्ची होती तो मैं क्या कहता।
फांसी दे दो, उसको मार दो गोली, यही बोलता और क्या बोलता? यही बोलता ना, बच्ची के साथ में क्या बीती, उसके माँ बाप के साथ में क्या बीती, क्या कर सकते हैं? यही बोलेंगे कि भैया इसको फांसी मिलनी चाहिए, इसको और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। पुलिस पकड़ती काहे को है? पकड़ने नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, तो वही शूट कर देने चाहिए। हम बहुत परेशान हैं, कल से बहुत हो रहा है, हम तो बहुत परेशान है भाई साहब, हम बहुत ज्यादा परेशान, हम कह नहीं सकते क्या करूं, बाकी मैं मरूं क्या, मैं इनको मार दूं, क्या करूं बताओ आप। उनका ये भी कहना था कि भरत के पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए वो रात में ऑटो चलाता था और उसके ऊपर 2 FIR ऑलरेडी दर्ज हैं मारपीट के मामलों में। तो ये थी उज्जैन रेप केस की पूरी इंफॉर्मेशन, जिससे हमें ये पता चलता है कि आज 2023 में भी हमारे घर की बहू बेटियां सेफ नहीं हैं इंडिया में, और भरत जैसे दरिंदे आज भी घात लगाए बैठे रहते हैं हमारी बहू बेटियों का शिकार करने के लिए। दूसरा पहलू ये है इस केस का कि किसी ने भी उस लड़की की मदद करने की कोशिश नहीं की सिवाय राहुल को छोड़कर, जिससे एक बात तो साबित होती है कि इंसानियत बहुत ही कम बची है अब इस दुनिया में, और लोग इस जमाने में अपना ही देखते हैं, दूसरे की परवाह नहीं करते। याद रखिए, बड़ा आदमी पैसे से नहीं बल्कि अपने कर्मों से होता है, इसलिए जब भी आपसे कोई मदद मांगे और अगर आपके बस में है तो उसकी मदद जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके जो भी ओपिनियन है इस केस के बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा अपने साथ वालों का ध्यान रखें और दूसरों की मदद करें अगर आपसे हो सके। बाय।